डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग व्यतिकरण पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट करते हैं। कितना पढ़ना है पहले इसको समझ लेते हैं। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी विस्थापन, आयाम और तीव्रता का समीकरण पहले देखेंगे जल्दी जल्दी। फिर संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, पथांतर और तीव्रता आयाम देखेंगे कितना होता है। फिर विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर, पथांतर, तीव्रता और आयाम कितने होते हैं। फिर ये परिभाषा कला संबंध स्रोत का। फिर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई, क्या फ्रिंज की चौड़ाई को नाप करके तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। और फिर दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए जो है हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, एक बार हम लोग इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में हर बात कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो चलिए व्यतिकरण में क्या होता है। व्यतिकरण जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति होनी चाहिए, एक ही दिशा में चल करके जब अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम या अधिक हो जाती है। ठीक है, ये परिणामी तरंग की तीव्रता है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक या फिर दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम हो जाती, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, अब व्यतिकरण का विस्थापन समीकरण पहले हम लोग देख ले। ठीक है, विस्थापन समीकरण देखने के लिए हम यहाँ करेंगे, यदि मान लिया जाए पहली तरंग का विस्थापन y1, पहली तरंग का विस्थापन y1 आयाम a1 और दूसरी तरंग का विस्थापन y2 आयाम a2 है। कोणीय वेग ओमेगा से t समय तक गति करती, इसमें कलांतर फाई है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे पहली तरंग का विस्थापन समीकरण। ठीक है, पहली तरंग का विस्थापन समीकरण क्या मिलेगा? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, ये बन गया। फिर निकालेंगे दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण। अब दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत से। एक बात को हम दो बार नहीं कहेंगे, ठीक है, एक ही बार कहेंगे और कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ध्यान से सुनते जाइए। अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमको मिलेगा परिणामी विस्थापन। यहाँ लिख देंगे कि परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, y1 का मान रख लीजिए, क्या है? a1 साइन ओमेगा टी और इनटू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से परिणामी विस्थापन के लिए हमको मिलेगा क्या? ये चलिए परिणामी विस्थापन क्या मिलेगा? y बराबर, देख रहे हैं y1 का मान इतना रखे हैं, a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2। अब ये साइन a प्लस बी से प्रसार कर लीजिए, साइन a की जगह ओमेगा टी, बी की जगह फाई, साइन a कॉस बी। ठीक है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a माने ओमेगा टी, कॉस a साइन बी, बी का मतलब फाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 का इसमें भी गुणा कर लीजिए, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन ओमेगा टी कामन ले लीजिए, देखिए दोनों में साइन ओमेगा टी है ना, ले लीजिए कामन, तो क्या मिलेगा? a1 बचा, यहाँ से क्या बचा? a2 और ये फिर कॉस फाई, ये मिल गया। ठीक है, और फिर इधर लिख लेंगे क्या? ये साइन ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस इसमें भी जो है ये आपका
फाई वाला टर्म एक पास में कर लीजिए, ए टू साइन फाई, और इसके बाद बचा हुआ जो है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, अब ये जो है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को के अलावा जो भी चीज़ें हैं इनको हम मान लेंगे कुछ कांस्टेंट। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा। ठीक है, और इसको बना लीजिए समीकरण कितना, 1 2 हो गया, इसको बनाइए 3, समीकरण 1, और ये समीकरण ये 2 बना है, इसको बनाइए समीकरण 3। ठीक, और फिर इधर a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को मान लेंगे r साइन थीटा, इसको बनाइए समीकरण 2, मतलब 4। समीकरण 3 और 4 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 का ये मान जो है यहीं रख लीजिए, इतना रखेंगे तो परिणामी विस्थापन y बराबर कितना आएगा, ये आएगा y बराबर, देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे r, क्या है ये, a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह क्या लिखेंगे, r कॉस थीटा और इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इधर क्या लिखेंगे, a2 साइन फाई की जगह r साइन थीटा और फिर इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, r ले लीजिए कामन और इसको स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, r कामन लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई थीटा। ठीक, और प्लस यहाँ से r कामन लेंगे, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये मिल गया। अब देखिए ये बना फार्मूला क्या, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी बन गया, क्या, साइन ए प्लस बी। ठीक, ये हो गया y बराबर, समझ में आया, ये विस्थापन के लिए समीकरण आपका मिल गया। ठीक, परिणामी विस्थापन यही हो गया। अब यदि आयाम निकालना है, ये परिणामी विस्थापन हो गया, चलिए यही लिख दे रहे हैं, ये क्या है, परिणामी विस्थापन आ गया। ठीक, परिणामी विस्थापन का समीकरण ये है। अब हमको निकालना क्या है, आयाम। आयाम निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, आयाम आ जाएगा। नीचे लिखे, नेक्स्ट पेज ले ले, चलिए नीचे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लगा के देखा जाए क्या करेंगे। इतना करने के बाद ही चलिए नीचे से लिखते हैं, क्या, समीकरण 3 व समीकरण 4 का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ लीजिए तो क्या आएगा, इधर से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, इतना वर्ग धन इतने का वर्ग, अब वैसे इतने का वर्ग धन इतने का वर्ग, क्या मिलेगा, a2 साइन थीटा फाई है, साइन फाई का वर्ग, और प्लस इधर a1 प्लस a2 कॉस फाई का वर्ग। अब इसको सॉल्व करिए, आर स्क्वायर ले लीजिए कामन, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये मिलेगा a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से a2 स्क्वायर, देखिए इन दोनों में से a2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको 1 बनाइए, फिर लिखते हैं आगे, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए a1 स्क्वायर है, पहले इसको लिख लीजिए, a1 स्क्वायर प्लस
इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन लीजिए, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर फाई ये वाला, और फिर इधर प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये बच गया, और प्लस इधर क्या बचा 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, और इसका मान 1 रख दीजिए, परिणामी आयाम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे परिणामी आयाम, परिणामी आयाम कितना मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस इधर a2 स्क्वायर और प्लस इसका मान तो 1 हो गया, आगे इसको लिख लीजिए प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये r बराबर आपका फार्मूला मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई, और इसको लिखेंगे अंडर रूट में। ये आपका फार्मूला मिल गया परिणामी आयाम का। ठीक, परिणामी आयाम के लिए ये समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तीव्रता के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको बना लीजिए समीकरण 1, या तो एक काम करिए, रुकिए, चलिए यहाँ फार्मूला स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो ये आएगा r बराबर क्या, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक, ये बन गया, और इसको बना लीजिए समीकरण कितना, 4 बन गया, इसको बना दीजिए 5। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, चूंकि तीव्रता अब निकालनी है, तीव्रता के लिए क्या करेंगे, तीव्रता के लिए हम लिखेंगे कि तरंग की तीव्रता, क्या लिखेंगे, तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता आयाम के, ऐसे कर लीजिए, आयाम के वर्ग के क्या अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यदि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यहाँ से क्या मिलेगा, I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा I बराबर k a स्क्वायर। ठीक, और दूसरी तरंग की तीव्रता निकाल लीजिए, पहली तरंग की I1 प्रोपोर्शनल, इसका आयाम a1 है, तो I1 बराबर क्या आएगा, k a1 स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे दूसरी तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता क्या हो गई, I2 बराबर a2 स्क्वायर, और नीचे ये मिल जाएगा a2 बराबर k a2 स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें कि समीकरण 5 में क्या करेंगे, समीकरण 5 में k से गुणा करने पर, k से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं, देखिए a स्क्वायर है ना, ये a क्या परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता जो है वो I है, और परिणामी आयाम a माने हुए हैं, तो यहाँ हम r माने हैं तो r लिखेंगे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 5 में k से गुणा करेंगे तो k r स्क्वायर बन जाएगा ना, ये k a1 स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, k a2 स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, तीव्रता के रूप में आ जाएगा आसानी से। तो समीकरण 5 में k से गुणा करके क्या करेंगे, k से गुणा करके मान रखने पर, चलिए गुणा करिए, k से गुणा कर देंगे जब, तो ये आएगा आपका k r स्क्वायर बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k
A2² प्लस 2KA1 A2 cos फाई। अब देखिए यहाँ तो मान रख सकते हैं आसानी से, KR² की जगह I लिख सकते हैं, KA1² की जगह I1, KA2² की जगह I2 और प्लस 2 यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो इसको अंडर रूट करके 2 बार लिख सकते हैं ना, तो K गुणे K लिख सकते हैं। एक बार K यहाँ लिख रहे हैं, A1 का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा वाला K यहाँ लिख दीजिए, A2 का स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब मान रख लीजिए, तो मान रखेंगे जब, तो हमको मिल जाएगा I, ये परिणामी तीव्रता, और ये हो गई पहली तरंग की तीव्रता, ये हो गई दूसरी तरंग की तीव्रता, और ये प्लस अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक, ये हो गया हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता। समझ में आया? परिणामी आयाम, परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता ये मिल गई। अब तीव्रता देख रहे हैं इतनी आ रही है, तो अब देखेंगे, चलिए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से देख लीजिए। अब समझेंगे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि जब तरंगे अध्यारोपित होती हैं, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होने पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है, तो वो संपोषी व्यतिकरण होता है। तो परिभाषित आप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? कैसे परिभाषित करेंगे? जब परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है, तो संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक, और संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण देखिए तीव्रता अधिक हो जाती है ना, तो I बराबर, देखिए तीव्रता क्या मिला था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, यही मिला था ना। तो अधिक तब होगी जब कॉस फाई का मान अधिक होगा, तो अधिक होगा, ये तीव्रता यही होती है। तो आप जो है यही लिखेंगे कि संपोषी, पहले परिभाषित कर लेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है। चलिए हम भी लिख दे रहे हैं। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, परिणामी, या कह लीजिए व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या मिलेगा? संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में यहाँ लिखेंगे, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, इस स्थिति में क्या मिलेगा, कॉस फाई बराबर 1, और तो फाई का मान कितना बनेगा, कॉस 0 का मान होता है, फिर 2 पाई का मान, फिर 4 पाई डॉट डॉट, तो ये कालांतर आपका आ जाएगा 2m पाई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या 2m पाई, 2m पाई। ठीक, ये हो गया क्या, कलांतर। समझ में आया? ये कलांतर के लिए फार्मूला समझ में आया? चलिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए ये आपका हो गया कलांतर। ये क्या हो गया, कलांतर। ये आ गया आपका कलांतर। ठीक है, कलांतर के बाद अब हम निकालते हैं पथांतर। ठीक, क्या निकालेंगे, पथांतर। ठीक, पथांतर बराबर होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। ठीक है, अब ये कलांतर का मान क्रम से रख देंगे, तो पथांतर आपको आ जाएगा संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो पथांतर कितना आएगा, फटाफट इसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। ठीक, चलिए लिखिए फटाफट। यहाँ लिखना है हमको क्या, पथांतर। यहाँ लिखना है, क्या हुआ,
क्या लिखना है, पथांतर, चल नहीं आता, यहाँ लिखना है पथांतर। कितना आएगा, पहले जीरो रखेंगे कलांतर, जीरो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। फिर कामा 2 पाई रखेंगे जब, तो लेमडा अपान 2 पाई यही ना है, यहाँ लिखेंगे कितना 2 पाई, 2 पाई रखेंगे, 2 पाई ये कट जाएगा, क्या बचेगा, लेमडा, ठीक है। फिर अगली बार क्या रखना है, यहाँ पे रखना है 4 पाई, तो 4 पाई रखेंगे तो क्या होगा, पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4, तो क्या बचा, 2 लेमडा बच गया। तो यहाँ पहले लेमडा आया, फिर 2 लेमडा, ठीक। अब की बार फिर 4 पाई के बाद कितना बनेगा, 6 पाई रखेंगे तो 3 लेमडा, ऐसे डाट डाट करके आएगा, लास्ट में यम लेमडा मान ले रहे हैं, ठीक है। कितना, यम लेमडा। चलिए, ये सब के लिए कलांतर पथांतर हो गया। अब इसके बाद तीव्रता निकाल लेते हैं, तो तीव्रता कितनी बनेगी, यहाँ लिखते हैं तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता कितनी बनेगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है। दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से इतना अधिक मिल गया, ये परिणामी तीव्रता आ गई। अब लिखेंगे आयाम, क्या लिखेंगे, आयाम, आयाम कितना आएगा, इसको निकाल के देखते हैं, कहाँ से निकालें आयाम। आयाम के लिए फार्मूला मिला था हमको, आर स्क्वायर प्लस नहीं, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कास फाई का मान 1, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा आपका A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये परिणामी आयाम आ गया, ठीक। क्या मिल गया, परिणामी आयाम। तो इस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण के लिए ये देखिए तीव्रता यहाँ लिखे हैं, यहाँ शुरुआत में लिखने की जरूरत नहीं, तो हम लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है, और जब अधिक हो जाती तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कास फाई का मान 1, ये कलांतर मिल जाएगा, ये पथांतर मिल जाएगा, और ये परिणामी तरंग की तीव्रता, ये आयाम हो गया। ठीक इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण के लिए चलिए फटाफट समझ लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता, देखिए व्यतिकरण से प्राप्त, चलिए इस बार पूरा लिख दे रहे हैं, व्यतिकरण से प्राप्त, व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं से, दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कम हो जाती है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कम हो जाती है, ठीक है। तो कम हो जाती है, तो इस स्थिति में चलिए फटाफट कलांतर पहले निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इस स्थिति में ऐसे लिखिए कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या बनेगा, cos फाई बराबर -1 बन जाएगा। और अब निकालेंगे हम कलांतर, क्या निकालेंगे, कलांतर। तो इस स्थिति में कलांतर कितना बनेगा, चलिए तो काश में कितने का मान -1 होता है, फटाफट लिखिए, काश में कितने का मान -1 होता है, काश पाई का मान, है ना। तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला कलांतर पाई हो जाएगा, क्या बनेगा पाई, फिर इसके बाद अगला 3 पाई, फिर 5 पाई, ये विषम संख्याएं आ रही हैं, तो लास्ट में अंतिम बनेगा 2m-1 पाई। और जहाँ m बराबर होगा आपका, पहले विनाशी व्यतिकरण के लिए m का मान 1 रखेंगे, ठीक, 1 2 3 डाट डाट कर लीजिए, ठीक। ये तो हो गया कलांतर। अब इसके बाद निकाल लेते हैं यही पथांतर फटाफट, ठीक है। तो पथांतर के लिए क्या होगा,
फार्मूला पहले देख लीजिए, वही फार्मूला लगेगा, पथांतर बराबर लेमडा अपान 2 पाई और गुणे में क्या, कलांतर, गुणे में कलांतर हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे हम पथांतर क्रम से, ठीक है। तो पथांतर क्या बनेगा, चलिए लिख के देखें पथांतर किस कलर से लिखें, ये लो पथांतर, आपका ये पथांतर जो है ये कितना बन जाएगा, पहले लिखेंगे पाई, ध्यान से समझिए, लेमडा अपान 2 पाई, ठीक है। कलांतर की जगह यहाँ लिख देंगे पाई, तो पाई पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना, लेमडा अपान 2, क्या मिला, लेमडा अपान 2। और दूसरा वाला कलांतर कितना, 3 पाई, तो जब यहाँ 3 पाई लिखेंगे तो ये पाई पाई आपका कटेगा, बचेगा कितना, 3 लेमडा अपान 2, 3 लेमडा अपान 2 पाई, 3 लेमडा अपान 2 पाई ये हो जाएगा, तो 3 लेमडा अपान 2 और ये बनेगा 5 लेमडा अपान 2 डॉट डॉट ये, ठीक है। तो ये अंतिम बनेगा कितना, 2m-1 लेमडा अपान 2, ठीक है। ये बन गया क्रम से क्या, पथांतर। तो कलांतर पथांतर तो याद ही हो गया होगा, है। चलिए एक बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, 0 2 पाई 4 पाई 2m पाई, और पथांतर क्या बनेगा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा m लेमडा। विनाशी के लिए यहाँ विषम संख्याएं ले लेनी है बस, विषम संख्या मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 2m-1 पाई, और ये पथांतर के लिए क्या, लेमडा अपान 2, यहाँ बटे 2 आ जाएगा, विषम संख्या होगी, यानी 2m-1 लेमडा अपान 2, ये पथांतर हो गया। तो कलांतर पथांतर किसके लिए आ गया, ये कलांतर पथांतर आ गया आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको तीव्रता। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं तीव्रता, तो तीव्रता कितनी बनेगी, I बराबर विनाशी व्यतिकरण के लिए वही माइनस हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, और ये I1 I2 रहेगा अंडर रूट में, ठीक है। फाई का मान वही -1 हो जाता है बस। तो ये आपकी आ गई परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता के बाद निकालेंगे हम आयाम, क्या निकालेंगे, आयाम निकालेंगे। आयाम R बराबर क्या आया था, R स्क्वायर कर लें क्या पहले, R स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, यही ना होता है। कॉस फाई का मान -1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा R स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2A1 A2, ठीक है। अब क्या करें, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्या बनेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, R बराबर आएगा A1 माइनस A2, ठीक, ये बन गया, समझ में आया। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पे भी कलांतर पथांतर तीव्रता और आयाम स्पष्ट रूप से हो गया होगा, समझ में आया ना। ये बातें आपको याद रखनी ही है, ठीक है, जरूर याद करिए, इसको याद नहीं करेंगे तो आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जहाँ पर देखिए, जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा, एक बात और समझिए, जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा वहाँ पर तीव्रता कम हो जाएगी, आयाम दोनों के अंतर के बराबर होगा, और कलांतर पाई 3 पाई 5 पाई 2m-1 पाई होगा, और पथांतर लेमडा अपान 2 3 लेमडा अपान 2 5 लेमडा अपान 2 इस प्रकार से बनेगा। और समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता दोनों के योग से अधिक हो जाएगी, आयाम योग के बराबर होगा, कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 2m पाई होगा, पथांतर 0 लेमडा 2 लेमडा m लेमडा करके हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ समपोषी व्यतिकरण होगा तीव्रता योग से अधिक हो जाएगी, वहाँ प्रकाश अधिक हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, ये भी बात समझिए। दीप्त फ्रिंज कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ समपोषी व्यतिकरण होगा, और जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगा। अब समझेंगे हम कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत, ये लीजिए ऐसे समझिए कि ऐसे स्रोत, चलिए इसको पूरा लिख दे रहे हैं, ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाला, जिनसे निकलने वाली तरंगें एक समान
कलांतर से, एक समान कलांतर से चलती है, एक समान कलांतर से चलती है। अर्थात, एक बात और लिख लीजिए नहीं तो स्पष्ट कम रहेगा, अर्थात कलांतर सदैव नियत रहता है। वे तरंगे जिनके बीच का कलांतर सदैव नियत रहता है उनके स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अर्थात कलांतर सदैव क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, सदैव नियत रहता है, इसका मतलब क्या है, एक समान कला में चलेंगे, जितना कलांतर शुरुआत में है वही कलांतर अंत तक बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हमको समझना है यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। अब यंग ने 1801 ईस्वी में एक प्रयोग किया, इसके लिए इन्होंने 3 पर्दा लिया। समझे जाइए क्रम से, 3 पर्दा लिया, यल, यम और तीसरा अभी बाद में बताएंगे। तो यल पर्दे पर एक छिद्र किया, यल पर्दे पर एक छिद्र किया, तो बहुत बड़ा हो गया, यल पर्दे पर एक छिद्र किया, यस, और इस पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित कराया। क्या, एक वर्णी प्रकाश को आपतित कराया जिसकी आवृत्ति एक समान होती है। ठीक है, आवृत्ति एक समान होती है, एक ही तरंग दैर्ध्य का होता है। तो एक ही आवृत्ति की तरंग को आपतित कराया। फिर से शुरू से सुनिए। 1801 ईस्वी में यंग ने एक द्विरेखा छिद्र प्रयोग किया, इसमें इन्होंने 3 पर्दा लिया, यल, 3 पर्दा लिया, यल, यम और तीसरा यन अभी बनाएंगे। यल पर्दे पर एक छिद्र किया, यस, जिससे एक वर्णी प्रकाश स्रोत को आपतित कराया। इससे ये तरंगाग्र के रूप, ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। इसे कहिए द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, याद है ना, हाइगेंस तरंग सिद्धांत से। फिर से समझ लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत फटाफट। क्या, तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती तो माध्यम के कण, बोलते जाइए, याद है ना आपको, बोलते जाइए, तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, और जहां पर ये समान कला में कंपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, जहां पर ये समान कला में कंपन करते हैं उनको कहते हैं हम तरंगाग्र। और तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण तरंग स्रोत का कार्य करता है, उससे जो तरंगे निकलती है द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। द्वितीयक तरंगिकाओं में क्या बनता है, ये अनुप्रस्थ होती है, तो इसमें बनता है श्रृंग और गर्त। क्या बनता है, श्रृंग और गर्त। तो श्रृंग को अविच्छिन्न लाइन से और गर्त को विच्छिन्न लाइन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, अविच्छिन्न लाइन, इसको गर्त को विच्छिन्न लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहां से निकाल लीजिए इसको, ये हो गया श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त करके ऐसे आ जाइए। चलिए यही पर्दा लगा दे रहे हैं, तीसरा वाला, दूसरा वाला पर्दा यही लगा दे रहे हैं। और इस दूसरे पर्दे पर 2 छिद्र होता है, इस दूसरे पर्दे पर 2 छिद्र होता है, एक इस यस वाले छिद्र के एक ऊपर की ओर और एक ऊपर की ओर, और इसके जस्ट एक नीचे की ओर 2 छिद्र होता है। 2 छिद्र क्या, यस1 और यस2, 2 छिद्र हम मान लेते हैं। एक छिद्र यहाँ पे यस है, ये लीजिए यहाँ पे एक छिद्र यस है और इसमें 2 छिद्र यस1 और ये यस2 है। तो यस2 से भी श्रृंग और गर्त बनेगा, यहाँ से भी ये लीजिए श्रृंग गर्त बना लीजिए, श्रृंग और ये गर्त बना लीजिए। चलिए बस बहुत इतना है, एक और बना देते हैं, श्रृंग, गिनना नहीं है, श्रृंग गर्त क्रम से बनाते जाइए। पहले वाला हो गया, फिर दूसरे से भी यहाँ से भी श्रृंग गर्त बना देंगे। तो ये लीजिए पहले श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त और ये फिर श्रृंग, इस प्रकार से बनेगा। ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए इसमें क्या करना है, ये आगे कहानी आपको लिखनी है। देखिए कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये समझिए। 1801 ईस्वी में यंग ने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने 3 पर्दा लिया, यल, यम और यन। 3 पर्दा लिया, यल, यम और यन। यल पर्दे पर एक छिद्र किया, यस, इस पे एक वर्णी प्रकाश स्रोत को आपतित कराया। इसमें द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं के श्रृंग को अविच्छिन्न लाइन से, गर्त को विच्छिन्न लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और यम पर्दे पर 2 छिद्र किया, जो कि यस वाले छिद्र के ठीक ऊपर और ठीक नीचे की ओर यस1 यस2 2 छिद्र किया। यस1 यस2 से क्या होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो जहां पर ये समान कला में मिलती है, ध्यान से समझिए, यही बातें आपको समझनी है।
दो बातें ये समझनी है। चलिए इसको ब्रैकेट में करके, कोष्ठक में करके दोनों बातों को अलग अलग छोटा छोटा करके हम बता दे रहे हैं। जहां पर ये समान कला में मिलेंगी, जहां पर ये समान कला में मिलेंगी, समान कला का मतलब क्या है? जहां पर ये समान कला में मिलेंगी वहां पर क्या होगा? समान कला का मतलब क्या? श्रृंग से श्रृंग या फिर गर्त से गर्त मिल गया। ठीक, ये क्या हो गया? समान कला में। और यहां पर क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण हो जाता है। यहां पे क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण में क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे आप लिख देंगे। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाता है। और आयाम, चलिए अलग कलर से बीच में कर दे रहे हैं, और इसका आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर, आयाम के, चलिए 60 में कर देंगे, दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। क्या होता है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिख दीजिए, से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सामान्य कला। अब दूसरी वाली बात समझ लीजिए यहीं पे। दूसरी वाली बात क्या है? दूसरी वाली बात ये है कि विपरीत कला में जहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? विपरीत कला में। ठीक है, कैसे मिलेंगे? विपरीत कला में। जहां पर ये विपरीत कला में मिलेंगे, विपरीत कला का क्या मतलब? विपरीत कला का ये मतलब कि श्रृंग से गर्त, श्रृंग से गर्त या फिर गर्त से श्रृंग मिलेगा, तो ये विपरीत कला में होते हैं। तो जहां पर ये विपरीत कला में मिलते हैं वहां क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। और परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से कम हो जाती है। तीव्रता, चलिए ऐसे लिख दे रहे, कम हो जाती है। और आयाम जो है, आयाम दोनों के आयाम के योग के बराबर हो जाता है। तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम, आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? अदीप्त फ्रिंज, योग नहीं, अंतर के बराबर है। तीव्रता कम होगी और ये आयाम जो है वो कम हो जाएगा ना, आयाम अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। क्या होगा? दीप्त अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। विनाशी व्यतिकरण होगा, प्रकाश कम रहेगा, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से पूरे भरे गोले से प्रदर्शित करते हैं। हो देगा कहानी। समान असमान। अब यहाँ देखिए, श्रृंग गर्त मिल रहा है ना, तो यहाँ पर संपोषी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विनाशी हो जाएगा। और यहाँ फिर से संपोषी हो जाएगा। और यहाँ फिर देखिए, यहाँ संपोषी, श्रृंग मिल रहा है ना, समान कला में संपोषी, इसको खाली गोले दिखाइए, यानी प्रकाश वाला। और ये विनाशी व्यतिकरण, इसको पूरा गोला भर दीजिए, ये अंधकार हो गया। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ से। अब इन बिंदुओं, देखिए दीप्त फ्रिंज जिन बिंदुओं पर बन रहा है उसे मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से आप और बहुत सारी जहाँ भी रेखाएं दिखे गोला करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे पर्दे पर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? तीसरे पर्दे पर आपतित होगी। तो ये दीप्त फ्रिंजों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये क्या होती है? इन रेखा को हम कहते हैं प्रस्पंद रेखाएं। क्या कहते हैं?
प्रस्पंद रेखाएं, और इनको मिलाने कर जाने वाली रेखाओं को कहते हैं निस्पंद रेखाएं। ये क्या होती हैं? निस्पंद रेखाएं। तो प्रस्पंद और निस्पंद रेखाएं यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर क्या होगा, देख रहे हैं, ये प्रस्पंद रेखाएं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? दीप्त फ्रिंज, और यहाँ पे क्या मिलेगा? अदीप्त फ्रिंज। ये इस प्रकार से आपका यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग हो गया। ठीक है, वैसे ये पूरी कहानी आपको तो याद हो चुकी होगी, है ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे साथ बोल लीजिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। क्या? यंग ने 1801 ईस्वी में द्विरेखा छिद्र प्रयोग किया, ठीक है, जिसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया है। इसके लिए इन्होंने क्या? 3 पर्दे लिए। यल पर्दे पर एक छिद्र किया, यस, इस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत को आपतित कराया, इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। श्रृंग और गर्त बनता, श्रृंग को अविच्छिन्न लाइन से, गर्त को विच्छिन्न लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये श्रृंग गर्त इस प्रकार से। फिर यल पर्दे पर देखिए, यल पर्दे पर एक छिद्र यस है, और समांतर रखे हुए यम पर्दे पर 2 छिद्र, ठीक इसके एक ऊपर एक नीचे की ओर, यस1 यस2 करते हैं। और तीसरे पर्दे यल यम, इस यन को, इस तीसरे पर्दे को ऐसे ही रख देते हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि यस1 व यस2 से क्या होती है? द्वितीयक तरंगिकाएं जब निकलती हैं, तो जहां पर ये समान कला में मिलती हैं, अर्थात श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त, समपोथी व्यतिकरण होता है। परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक हो जाती है, आयाम दोनों के योग के बराबर। फ्रिंज, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। फिर जहाँ पर ये विपरीत कला में मिलती है, अर्थात श्रृंग से गर्त, विनाशी व्यतिकरण होता है, परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम हो जाती है, और आयाम अंतर के बराबर होता है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है ना? क्या होता है? अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, और इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इतना से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें हो गई, ये लीजिए, से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया आपका द्विरेखा छिद्र प्रयोग। अब आगे समझेंगे हम ये क्या? यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई नापकर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। इसमें भी जो है 3 पर्दे ही लिए जाएंगे। चलिए ले लेते हैं 3 पर्दा, ये पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। इसके लिए भी इन्होंने 3 पर्दा लिया। ठीक, और तीनों पर्दों में पहले पर्दे पर एक छिद्र, दूसरे पर्दे पर एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर द्विरेखा छिद्र बनाया, यस1 व यस2। क्या बनाया? यस1 यस2। यहाँ पर एक छिद्र यस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? एक वर्णी प्रकाश स्रोत को इस पर आपतित कराया है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत को इस पर आपतित कराया, तरंग स्रोत का इसे कर सकते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक, तो यस1 यस2 के बीच की दूरी जो है वो क्या है? डी है। यस1 यस2 के बीच की दूरी ये डी है। यस1 व यस2 के बीच की दूरी जो है वो क्या है? डी है। ये दूरी डी है। ठीक, और यस1 यस2 के मध्य बिंदु जो है वो क्या है? सी है। मध्य बिंदु सी से तीसरे पर्दे, यानी ये बन जाएगा आपका यल, ये यम, और ये यन, यल यम यन। ठीक है, मध्य बिंदु सी से तीसरे पर्दे पर खींचा गया लंब, यहाँ पे लंब खींचते हैं, क्या लंब है? OC। तीसरे पर्दे पर यम और यन पर्दे के बीच, देखिए यम यस1 यस2 के मध्य बिंदु सी से यन पर्दे पर खींचा गया लंब क्या है? OC है। ये बात आपको लिखनी है। इस बिंदु को मान लेते हैं O, और ये आपका हो गया C। ठीक, OC है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी D है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? D है। ये दूरी जो है ये D है। ठीक, अब हम समझेंगे यस1 से बिंदु O के बीच के, देखिए यस1 से तरंग आएगी तो O तक कितनी दूरी तय करेगी? यस1 O। यस2 से आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? यस2 O दूरी तय करेगी। ठीक है, तो फिर बिंदु O पर यस1 व यस2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका क्या? समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है।
अतः पथांतर कितना होगा, पथ में अंतर, भाई दोनों दूरियां समान है तो अंतर शून्य हो जाएगा, पथांतर शून्य हो जाता है, पथांतर शून्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना पथांतर, यहाँ पे लिखेंगे पथांतर कितना हो जाएगा, शून्य कर लीजिए। ठीक है, पथांतर, या थोड़ा एक लाइन और लिख दीजिए, S1O माइनस S2O बराबर 0, पथांतर शून्य होता है। और यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होता, क्या होता है, यहाँ पे जरूर लिखेंगे क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। और समपोषी व्यतिकरण और क्या, तीव्रता अधिक हो जाती है, ये बातें आपको पता है, तीव्रता अधिक होगी, आयाम योग के बराबर होगा, है ना, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। और क्या होगा, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, क्या होता है, बिंदु O पर, ऐसे कहिए कि बिंदु O पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है बिंदु O पर। ठीक, अब बिंदु O से कितना, यक्ष दूरी पर स्थित बिंदु, ये आपका P है, ये बिंदु P है, कितनी दूरी पर, यक्ष दूरी पर। अब P तक प्रकाश की तरंगें आएंगी तो S1 से ये दूरी जो तय करेगी वो कितनी दूरी तय करेगी, ये लीजिए S1P, और फिर S2 से जो दूरी तय करेगी ये S2P हो जाएगी। ठीक, यहाँ से इस पर जो है दोनों के पथांतर निकालने के लिए S1 से इस S2P पर एक लंब खींचेंगे, क्या, S1A। ठीक है, S1A इस पर लंब खींच दिए। अब फिर क्या करेंगे, एक चीज़ और इसमें मिला लीजिए, ये C से P को मिला दीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए जितना ये ऊपर गया है ये भी उतने ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला कोण देखिए, कौन सा कोण, चलिए कोण यहाँ से लिखते हैं, ये कोण बनेगा कितना, थीटा, ये कोण बनेगा थीटा, और ये भी कोण बनेगा कितना, थीटा। ठीक, अब ये थीटा है, ये 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है। अब देखिए कौन सा त्रिभुज, दो त्रिभुज जिसमें ये देखिए दूरी भी आ जाए, पथांतर भी आ जाए, ये दूरी भी आ जाए, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें देखिए जो समरूप दिख रहे हैं कौन से हैं, यहाँ त्रिभुज कौन सा, बहुत बढ़िया, S1 S2A व त्रिभुज COP में, ये क्या है, समरूप है, यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, समरूप हैं। अब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो थीटा के सामने वाली संगत भुजा कौन बन जाएगी, थीटा के सामने वाली S1, थीटा के सामने कौन है, S2A, ये हो गई बटे, इसमें थीटा के सामने कौन है, OP, और फिर 90 के सामने इसमें कौन है, S1 S2, तो वैसे इसमें 90 के सामने इसकी संगत भुजा बनेगी, तो 90 के सामने कौन हो गई, CP। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे द्विक रेखा छिद्र, द्विक रेखा छिद्र, या इसी को झिर्री भी बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, झिर्री। द्विक रेखा छिद्र की चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है, अतः P O के समीप होगा, P जो है वो O के समीप होगा। P जब O पर आ जाएगा तो CP को CO लिख सकते हैं, अतः CP बराबर CO, तो CP की जगह यहाँ CO लिख दीजिए आप। तो क्या मिलेगा, S2A बटे OP बराबर S1 S2 बटे CO। अब मान क्रम से रख दीजिए सब, ठीक है। तो ये मान रखेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा, ये ठीक, मान रखिए। तो किस कलर से लिखे, चलिए S2A यही तो है पथांतर, S2A, और OP कहाँ है, ये यक्ष यानी स्थिति हो गई, बराबर S1 S2 झिर्री की चौड़ाई, CO क्या है, पर्दे के बीच की दूरी। तो यहाँ से आपका पथांतर मिल जाएगा, पथांतर मिल जाएगा।
पथांतर कितना मिला, S2A, ठीक है। पथांतर S2A बराबर क्या, इधर गुणा हो जाएगा x से, dx अपान कैपिटल D। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, पथांतर के लिए। अब यही पथांतर ये मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर नहीं समझ में आया हो फिर से देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब आगे देखेंगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज की स्थिति यदि निकालनी है, देखिए पथांतर के लिए फार्मूला अभी क्या मिला था, पथांतर के लिए S2A बराबर मिला था dx अपान कैपिटल D, यही ना पथांतर मिला। अब यदि दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी, तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो है वो समपोषी व्यतिकरण होगा। तो दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए पथांतर है, यहाँ हम लिखेंगे दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए पथांतर यानी S2A, ये माना वह वाला मान कितना होता है, केंद्रीय के लिए 0 होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट डॉट यम लैम्डा होता है, यही ना होता है। तो यहाँ S2A की जगह हम लिख सकते हैं यम लैम्डा बराबर D। अब यमवी के लिए निकालना है, तो चलिए यक्स यम लिख देते हैं अपान D। तो यहाँ से यक्स यम बराबर आएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, तो यम कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। चलिए एक लाइन और लगा दे, नहीं तो कहेंगे डायरेक्ट हो गया। यहाँ गुणा करिए, dxm का गुणा इधर बटे 1 में करेंगे, तो dxm बराबर कैपिटल D, यम तो है ये है लैम्डा, तो ये xm बराबर आएगा यम कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। ये हो गया आपका यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति, ठीक। तो यहाँ यदि समझा जाए, प्रथम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए यम का मान 0 आएगा, और वो स्थिति कितनी आएगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरियां निकालनी। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बिंदु O पर था ना, तो यहाँ से ये दूरी xm है, तो यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए निकालना, तो यम का मान पहली के लिए लिखेंगे तो यम का मान 1 आएगा, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4। प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति यदि निकालनी है ना, तो 0 के बाद ही आएगा ना, तो यम का मान, इसका पथांतर लैम्डा बनेगा, और यम का मान 1। तो यहाँ ये बात आपको याद रखनी है, प्रथम दीप्त फ्रिंज के लिए यम का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जल्दी समझिए ध्यान से, यम का मान 1, और दूसरे दीप्त फ्रिंज के लिए यम का मान 2, तीसरे दीप्त फ्रिंज के लिए यम का मान 3। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे आ रहा है। प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति यदि पूछे तो यम का मान 1 रख के, और ये दूरी दिया रहेगा तरंगदैर्घ्य, ये दूरियाँ झिर्री की चौड़ाई, पर्दे की दूरी और तरंगदैर्घ्य दिया रहेगा, और इसकी सहायता से पूछेगा कि प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताइए, तो यम का मान 1 रख दीजिएगा। द्वितीय वाला पूछे तो 2 रख दीजिए, तृतीय वाला पूछे तो 3 रख देंगे। इस प्रकार से ये स्थिति आ जाएगी, ठीक। अब यदि फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहे तो यही निकाल सकते हैं। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, चलिए यही निकाल देते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई ये लीजिए, इतने में आपका चौड़ाई आ जाएगा शायद। फ्रिंज की चौड़ाई, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ये W बराबर यम प्लस 1v में से यमवी फ्रिंज की स्थिति घटा दीजिए, काम हो जाएगा। तो यम प्लस 1v कितनी हो जाएगी, यम प्लस 1, और ये फिर d लैम्डा अपान स्मॉल d, माइनस यमवी के लिए क्या मिलेगा, यम d लैम्डा अपान d। तो ये गुणा करिए, तो यम d लैम्डा अपान d प्लस d लैम्डा अपान d, और माइनस यम d लैम्डा अपान d, ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, d लैम्डा अपान d। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई इतनी आ गई, समझ में आया। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, और ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। समझ में आया होगा क्या करते हैं भाई, देखिए पथांतर हम निकाल लिए, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति न निकालनी है। दीप्त वाला कहाँ बनेगा, जहाँ संपोषी होगा, जहाँ संपोषी होगा वहाँ पर कलांतर लगेगा, संपोषी पथांतर ये लगेगा संपोषी वाला पथांतर ये होता है। तो पथांतर की जगह यम लैम्डा लिख दिए हैं, पक्षांतर करके xm का मान कर लिए, खत्म। अब यदि पहली के लिए निकालना तो यम का मान 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 रखेंगे। चौड़ाई निकालना तो यम प्लस 1v स्थिति में से यमवी स्थिति घटा दीजिए, आ जाएगा चौड़ाई।
ठीक है। इसी प्रकार से अब निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसी प्रकार से अदीप्त फ्रिंज कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों जैसे वहाँ पे लिखे ठीक उसी प्रकार वही शब्द प्रयोग करेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। जैसे यहाँ लिखे थे दीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए पथांतर ना, वैसे यहाँ भी लिख लीजिए अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए क्या, पथांतर। तो ये पथांतर कितना होगा, अदीप्त के लिए ये होता है λ/2, फिर 3 λ/2, फिर 5 λ/2। इस प्रकार से विषम संख्याएं आएंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2m-1 λ/2। ठीक, ये हो गया पथांतर। अब पथांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, S2A बराबर, ठीक है, S2A बराबर क्या मिला था, dx/D। अब यहाँ पथांतर ये वाला रख दीजिए। तो 2m-1 λ/2 = dxm/d। तो यहाँ से xm का मान जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, dxm का गुणा इधर 1 में कर लीजिए, इतना बनेगा। चलिए 2 से भी गुणा हो जाएगा, इसमें 2 रख लीजिए। अब इधर d से गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा 2m-1 d λ। अब यहाँ से xm बराबर क्या आएगा, xm बराबर निकल करके आएगा जो वो आपका पथांतर होगा। ठीक है, कितना आया xm बराबर 2m-1 d λ/2। ये 2 नीचे आएगा और क्या d। ठीक, चलिए 2d ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये आएगा आपका स्थिति हो गई भाई अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए, ये आ गया। अब यदि कहा जाए प्रथम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बताइए, तो यम का मान 1 रख देंगे। यम का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 -1 1, यानी λ/2 वही पहली वाली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए यम का मान 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, क्रम से रखते जाइए, स्थितियाँ मिलती जाएंगी। अब निकालना क्या है, चौड़ाई। चलिए फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ लिखेंगे क्या, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी, W बराबर फिर वही बात, xm+1 में से xm निकाल दीजिए। xm+1 कितना बनेगा, यहाँ रखना पड़ेगा भैया। तो 2 यम की जगह यहाँ लिखेंगे m+1 और फिर -1 d λ/2d। कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट यही यम की जगह हम m+1 लिख दिए। देखिए 2 ये हो गया और यम की जगह लिखेंगे m+1, फिर माइनस ये वाला 1, फिर d λ/2d, ये हो गया। ठीक है, और माइनस यम के लिए यही है, क्या है 2m-1 d λ/2d। ठीक है, अब इसका करिए गुणा फटाफट। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, करके देखिए भाई। ये बना 2m, ठीक है, 2m + 2 - 1, यही नहीं बनेगा, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, और फिर ये d λ/2d माइनस इसमें गुणा करिए 2m d λ/2d और माइनस d λ/2d, ये हो गया। इसका भी गुणा कर लीजिए, कितना बनेगा 2m+1 बनेगा ना, कर लीजिए गुणा। तो 2m में गुणा करेंगे d λ/2d, ठीक है, +1 बना है उसमें कर लीजिए, +1 में d λ/2d आएगा। यहाँ से क्या बनेगा 2m क्या d λ/2d और माइनस ही का हुआ, ये घटा रहे ना, तो माइनस गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो d λ/2d, ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब ये बचा कितना d λ/2d, ठीक है, हर बराबर है, ऊपर जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो 2d λ/2d, ठीक है, 2 से काट दीजिए तो क्या आया d λ/d, ये चौड़ाई आ गई। अभी चौड़ाई जो निकाले थे वो कितना आया था, दीप्त वाला,
दीप्त वाला आया था, देखिए डी लैम्डा अपान डी, और ये कितना आया, ये भी आया डी लैम्डा अपान डी। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, जितनी चौड़ी दीप्त बनती उतनी चौड़ी अदीप्त फ्रिंज बनती। तो इस प्रकार से व्यतिकरण आपका पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।